नमस्कार छात्रों, मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम नया पाठ देखने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है तत्सत। पन्ना नंबर 39 पर है। पाठ है 8वां तत्सत। पहले हमें पाठ शीर्षक के बारे में देखना है कि तत्सत का मतलब क्या है। तत्सत यानी कि जो दिखाई देता है वही सत्य है, जिसकी निर्मित हुई है वह सत्य है। चाहे वो मनुष्य हो, पेड़ हो, पक्षी हो, छोटे छोटे जीव हो, जो भी है आँखों से दिखाई देता है, जिसकी निर्मित हो चुकी है, जिसका उपयोग हो ना हो वही सत्य है कि उसका बनना किसी न किसी के काम के लिए है। यही सत्य है। ये जो कहानी है, कहानी को हम विस्तारित रूप से आगे चलकर देखने वाले हैं। इससे पहले लेखक का परिचय प्राप्त करते हैं। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ यानी कि उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। उनकी शुरुआत की पढ़ाई जो है ब्रह्मचर्य आश्रम हस्तिनापुर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने जब दाखिला ले लिया 1920 में असहयोग आंदोलन में वे सहभागी हो गए और उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। आप हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य में क्या कि मनोविश्लेषणात्मक प्रवर्तक, मन और मनुष्य के मन की मानसिकता, इसके ऊपर विश्लेषण हुआ, विचार विमर्श हुआ और इसके प्रवर्तक साहित्य के रूप में उनको जाना जाता है। आपकी कहानियाँ किसी न किसी ऐसे मूल विचार तत्व को जगाती है। जीवन की समस्याओं की अतलस्पर्शी गहराई में सोई रहती है। इनकी कहानियों में क्या दिखाई देता है, तो मूल विचार तत्व जो है कि मनुष्य को जगा देते हैं और जो जाते जाते बहुत बार हम जो कि तल को छू नहीं सकते या विचार की गहराई तक नहीं पहुंच सकते हैं, ऐसे गहरे विचार जबकि इनके साहित्य में आप लोगों को दिखाई देंगे। और पाठक जो है ये पाठ पढ़ते समय, उनका उपन्यास पढ़ते समय, उनकी कहानियाँ पढ़ते समय जो कि यह अनुभव करता है कि उसकी गहराई तक पहुंचने की कोशिश करता है, चाहे वो विचार हो, चाहे वो कहानी हो, जो भी है वही बात इनके साहित्य की प्रमुख विशेषता है। इनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और आगे चलकर इनकी मृत्यु 1988 में हुई। अब आगे चलकर इनकी प्रमुख कृतियाँ त्यागपत्र, कल्याणी ये उपन्यास है, पाजेब ये वातायन, नीलम देश की राजकन्या ये कहानी संग्रह है, पाप और प्रकाश ये नाटक है, मेरे भटकाव ये और वे संस्मरण है, साहित्य और संस्कृति आलोचना यानी कि टीका टिप्पणी करना। जैसे आप कोई फिल्म देखकर आते हो, कोई सीरियल देखते हो या किसी की बात सुनते हो, तो उसके बाद जब आप आपस में कि कितनी सही बात है, कितनी गलत है, आपके विचार से जो उस पर विचार किया जाता है, बातें की जाती है, तो उसे आलोचना कहा जाता है। ये जो तत्सत नाम की कहानी है, इस साहित्य का एक प्रकार है और ये प्रतीकात्मक कहानी है। इस कहानी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। गद्य साहित्य की रोचक तथा अन्यतम विधा मानी जाती है। मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति तथा जीवन के यथार्थ का प्रस्तुतिकरण कहानी में होता है। यथार्थ यानी कि वास्तव, मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति यानी कि मनुष्य का मन, उसमें उठने वाली वेदना, संवेदना और उसे अभिव्यक्त तथा जीवन का जो वास्तव है उसका प्रस्तुतिकरण इनके साहित्य में, इनकी कहानी में आप लोगों को दिखाई देगा। मनोरंजन के साथ साथ किसी न किसी घटना का चित्रण करना कहानी की विशेषता है।
जीवन की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधानों को कहानियों में उजागर किया जाता है। समाज में जो व्याप्त कुरीतियां है, कुरीति, परंपरा, जो कुरीतियां है, रूढ़ियां है तथा दिखावा है, आडंबर का मतलब दिखावा, उसको समाप्त कर श्रेष्ठ समाज की स्थापना करना कहानियों का एक उद्देश्य होता है। कहानियाँ क्या करती है? आप लोगों को बोध देती है, सच्चाई का सामना कराती है। जो थोड़े से अपनी राह भटक चुके हैं उनको राह पर लेकर आने का काम करती है। पाठ परिचय देते समय तत्सत नाम की जो कहानी है, प्रतीकात्मक कहानी है, सृष्टि निर्माता के प्रतीक, वन में मौजूद जीव जंतु तथा वनस्पति भी विशिष्ट प्रवृत्तियों के द्योतक है। वृत्ति प्रवृत्ति यानी कि हर एक, जैसे मनुष्य की प्रवृत्ति है, अपना अपना गुण है, स्वभाव है। जैसे पेड़ के भी अपने अपने गुण होते हैं। जैसे मनुष्य काला गोरा, ऊंचा मोटा, स्वभाव सज्जन या आदि आदि। उसी तरह से हर एक पेड़ पौधा, जीव, कीटक जो है अपने अपने उनकी वृत्ति होती है, प्रवृत्ति होती है। सभी को कुछ ना कुछ मिला है, जबकि उन्होंने जन्म लिया है तो सभी को अपना अपना गुण है, सभी के पास अपने अपने गुण होते हैं। बुद्धि, शक्ति तथा ज्ञान के अहंकार में चूर मनुष्य स्वयं को बहुत ही श्रेष्ठ समझता है, लेकिन बाकी सभी जो दिखाई देता है इस वातावरण में, धरती पर जो दिखाई देता है, इन सभी में मनुष्य जो है अपने आप को बहुत ही श्रेष्ठ मानता है, क्योंकि उसके पास सोचने के लिए दिमाग है। सभी के पास, सभी जीव जंतुओं के पास भी दिमाग होता है, लेकिन अच्छे बुरे के बारे में सोचने वाला दिमाग बहुत सारे प्राणियों के, कीटकों के पास नहीं होता है। और जैसे मनुष्य बोल सकता है, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है, उसी तरह से कोई प्राणी अपनी बोली मनुष्य की तरह बोलकर अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकता है। सभी प्राणियों की बातें हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन मालिक अपने पालतू जानवरों को क्या हो रहा है ये तुरंत ही वह समझ जाता है। लेकिन देखिए, यहाँ लेखक का मतलब यह है कि मनुष्य जो है अपने आप को बहुत ही सर्वश्रेष्ठ, बाकियों से ज़्यादा मानता है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान अपनी अपनी जगह पे महत्वपूर्ण है। सभी का अस्तित्व इस सृष्टि के लिए अर्थपूर्ण है, पर अंत में सभी को उस सर्वशक्तिमान के अस्तित्व का स्वीकार करना ही पड़ता है। यही सृष्टि का अंतिम सत्य है। जैसे सुई को देखकर उसे कम नहीं मानना है और तलवार को देखकर उसे बहुत बड़ा नहीं मानना है। सुई का अपना काम है और तलवार का अपना काम है। जबकि सुई कपड़े फट जाते हैं तो उसे टाका लगाने के लिए सुई का काम होता है, जबकि उस वक्त अगर हमारे पास सुई की जगह तलवार है तो तलवार वह काम नहीं कर सकती है, क्योंकि तलवार क्या है? एक हथियार है। वह भी हथियार क्या करता है? युद्ध भूमि के समय या वह सीने का नहीं बल्कि काटने का काम करता है। इसी तरह से जहाँ कपड़ा फटा हुआ है वहाँ पे सुई ही काम आ सकती है, न कि तलवार। लेकिन युद्ध भूमि में हम चले जाएंगे तो वहाँ पे अगर तलवार की जगह सुई लेकर जाएंगे तो वहाँ सुई का काम उपयोग में नहीं ला सकते हैं। मतलब तलवार की जगह अपनी जगह पे ठीक है और सुई अपनी जगह पे ठीक है। इसलिए बड़ों को देखकर छोटों को कम नहीं मानना और छोटों को देखकर बड़ों को बहुत ही सम्मान नहीं करना है। इसीलिए लेखक का भी यही विचार है कि हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी, हर एक पेड़ पौधा जो भी बना हुआ है वह अपनी अपनी जगह पे ठीक है, सभी का अस्तित्व है और यह हम लोगों को मानना है। यह बात इस पाठ के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। अब हम
कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गहन वन में दो शिकारी पहुँचे। वे पुराने शिकारी थे, शिकार की टोह में दूर दूर घूमे थे, लेकिन ऐसा घना जंगल उन्हें नहीं मिला था। देखते जी में दहशत होती थी। वहाँ एक बड़े पेड़ की छांव में उन्होंने वास किया और आपस में बातें करने लगे। एक गहन वन में, यानी कि गहन घने जंगल में, वन जंगल, एक घने जंगल में दो शिकारी पहुँचे। वे पुराने शिकारी थे। पुराने शिकारी मतलब शिकार करने की उनको आदत थी, शिकार ही करते थे। शिकार की टोह में दूर दूर घूमे थे। टोह यानी कि तलाश में, दूर दूर जंगल के अंदर अंदर भीतर भीतर वो दूर दूर तक पहुँचते थे, जब तक कि शिकार नहीं मिलती है तब तक। लेकिन ऐसा घना जंगल उन्होंने पहली बार ही देखा था। देखते ही जी में, यानी कि मन में एक दहशत, यानी कि डर निर्माण हो गया कि अरे पहले तो इतना घना जंगल हमने नहीं देखा है, और आज हमें, जबकि हम तो शिकारी है, अंदर जैसे जैसे जंगल के भीतर जा रहे थे उस वक्त उनके मन में एक डर निर्माण हो रहा था। वहाँ थोड़ी देर के लिए एक पेड़ की छांव में बैठ गए, वहाँ पे रुके और आपस में बातें करने लगे। तब एक शिकारी ने कहा, ओ कैसा भयानक जंगल है। तो दूसरे ने कहा, और कितना घना। कुछ देर बाद कर विश्राम करके वे शिकारी आगे बढ़ गए। उनके चले जाने पर पास के जो शीशम का पेड़ है, उस पेड़ ने बड़ से कहा, बड़ यानी कि मराठी में वड़, जिसे बरगद भी कहा जाता है, उस शीशम के पेड़ ने बरगद के पेड़ से, यह बहुत बड़ा पेड़ है बड़ का, उसे कहा कि अरे बड़ दादा, अभी तुम्हारी छांव में ये कौन थे। वे गए। बड़ ने कहा, हाँ गए। तुम उन्हें नहीं जानते हो। शीशम ने कहा, नहीं, वे बड़े अजब मालूम होते थे। कौन थे दादा, पहले कभी नहीं देखा उन्हें। दादा ने कहा, जब छोटा था तब इन्हें देखता था। इन्हें आदमी कहते हैं, आदमी। इनमें पत्ते नहीं होते हैं, तना ही तना होता है। देखा वे चलते कैसे हैं, अपने तने की दो शाखाओं पर ही चले जाते हैं। शीशम ने कहा, ये लोग इतने ही ओछे होते रहते हैं, ऊंचे नहीं उठते हैं। क्यों दादा। दादा ने कहा, हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़ें नहीं होती। बड़ ने कहा, इससे वे इधर उधर चल फिर सकते हैं, और ऊपर की ओर बढ़ना उन्हें नहीं आता है। बिना जड़ न जाने वे जीते किस तरह से है। देखिए, जबकि दो शिकारी इस घने जंगल में आए, घना जंगल देखकर वो थोड़े से डरे हुए से थे, और वे एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए जो बरगद का पेड़ था। इस पाठ में उसे बड़ कहा है। जबकि बड़ के पेड़ के नीचे बैठे और आपस में बातचीत करने लगे कि कितना भयानक जंगल है और कितना घना भी है ना। कुछ देर विश्राम किया और वे चले गए। तब शीशम के पेड़ ने उसे कहा कि अरे बड़ दादा, ये जो कोई था, जो दो थे, वो चले गए। तो बड़ दादा ने कहा कि अरे दो जो थे वो उसे आदमी कहा जाता है, इंसान कहा जाता है। दो पेड़ों के बीच में एक प्राणी को लेकर बातें हो रही थी कि दो व्यक्ति आए वहाँ पे और जो आपस में बातचीत करने लगे। शीशम के पेड़ ने बड़ दादा से कहा कि जो व्यक्ति आए थे, जो कि दो टहनियों पर चलते हैं और दो टहनियाँ अपने हाथ में लेकर, मतलब ऐसे हिला डुला कर चलते हैं। देखा वे चलते कैसे हैं, अपने तने की दो शाखों पर ही चले जाते हैं। शीशम ने कहा, ये लोग इतने ही ओछे रहते, मतलब इतने ही बौने रहते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, ज़्यादा और कम नहीं होते हैं, ऐसे ही रहते हैं, ऊंचे नहीं उठते हैं। क्यों दादा। दादा ने कहा, हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़ें नहीं होती। जैसे पेड़ पौधों को जड़ यानी कि मूल, जबकि पेड़ यहाँ वहाँ हिल नहीं सकता है, मतलब इस जगह से उस जगह हम उसे लेकर नहीं जा सकते, जबकि जड़ से उखाड़कर हम उसे दूसरी जगह पे लगा सकते हैं। लेकिन जबकि मनुष्य यहाँ वहाँ घूम फिर सकता है,
उसी तरह से पेड़ पौधे हिलडुल नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते। इसलिए बड़दादा ने कहा कि देखिए कि इनमें जड़ें नहीं होती है। जब मैं छोटा सा था तब मैं देखता था कि अरे इनको जैसे पेड़ों को टहनियाँ होती है, पत्ते होते हैं, फल होते हैं, अरे ये जो आए थे ये चले गए। मैंने बचपन में देखा कि इन्हें पत्ते नहीं होते हैं, सिर्फ एक तना यानी कि ठूंठ ही होता है, जैसे पेड़ का ठूंठ तना होता है, बिल्कुल ऐसे एक ही तना होता है। और देखा वे चलते कैसे हैं, अपने तने की 2 शाखाओं पर चलते हैं। और शीशम ने कहा ये लोग इतने ही ऊंचे रहते हैं, मतलब इतने ही ऊंची उनकी रहती है, वह ज़्यादा ऊंचे नहीं हो पाते हैं। जैसे पेड़ ऊंचा उठता है उसी तरह से ये व्यक्ति मतलब ये आदमी है और ये ऊंचे नहीं उठ सकते हैं, इनकी और टहनियाँ निकल नहीं आती है। क्यों दादा? दादा ने कहा हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़ें भी नहीं होती, बड़े तो काहे पर, इससे वे उधर उधर चलते हैं, ऊपर की ओर बढ़ने की क्या बात है, बिना जड़ न जाने किस तरह ये जीते हैं। जैसे पेड़ों की जड़ें होती है, उस जड़ों के माध्यम से जबकि वह एक जगह पे खड़े भी हो सकते हैं, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना आए, लेकिन जबकि हर एक मौसम का मुकाबला करने की ताकत उनमें उन जड़ों के कारण आ जाती है। लेकिन ये जो आदमी है इनमें ये पत्ती नहीं होती है, 2 टहनियाँ होती है, 2 टहनियों पर वह चलते हैं और इनकी जड़ें भी नहीं होती है, ये हिलते डुलते हैं, न जाने कैसे जिंदा रहते हैं। जैसे हम लोग तो जड़ों के कारण हम जिंदा है, खड़े हैं अपने पैरों पर, लेकिन यह है कि न जाने ये लोग कैसे जीते हैं। इतने में बबूल ने कहा, जिसमें हवा साफ छन कर निकल जाती है, रुकती ही नहीं थी, जिसके तन पर कांटे थे, बोला दादा ओ दादा तुमने बहुत दिन देखे हैं, ये बताओ कि किसी वन को भी देखा है? ये आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहे थे, तुमने उस भयावने वन को देखा है? शीशम ने कहा दादा हाँ सुना तो मैंने भी ये था, यह वन क्या होता है? बड़दादा ने कहा सच पूछो तो भाई इतनी उम्र मेरी हो गई, उस भयानक वन के बारे में मैंने भी नहीं देखा है या मैं भी नहीं जानता। सभी जानवर, जबकि सभी जानवरों को मैंने देखा है। अब देखिए यहाँ पे धीरे धीरे हम ऐसे पाठ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि थोड़ी सी मन में एक लालच निर्माण होने लगा है कि ये पेड़ दोनों आपस में बात कर रहे, जंगल में ही है, लेकिन ये बड़ है, शीशम का पेड़ है, बबूल का है, सबकी अपनी अपनी विशेषता है। लेकिन जंगल किसे कहा जाता है, भयानक वन किसे कहा जाता है, ये जो बात है, ये संकल्पना है, ये पेड़ नहीं जानते हैं। ये 2 व्यक्ति बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। कह रहे हम तो शिकारी है बहुत दिनों से, जबकि हम तो अच्छी तरह से शिकार करना जानते हैं, बहुत बार ऐसे जंगलों में घूम चुके हैं, लेकिन आज हमें मन में एक डर सा निर्माण हो गया कि वह डर क्यों है। इतना घना जंगल हमने पहले तो कभी नहीं देखा था, भयानक जंगल, भयानक वन, ये जो शब्द है, ये शब्द सुनकर ये आपस में बातचीत करते हैं। आदमी कैसा होता है, न उसे पत्ते होती है न ही जड़ें होती है, 2 तनों पर वह चलता है, खाता पीता क्या है मालूम नहीं है। और देखते देखते बबूल का पेड़ कहता है, बबूल के पेड़ के जो कि पत्ते छोटे छोटे होते हैं, कटीला पेड़ होता है, जबकि छन से हवा उसमें से निकल कर चली जाती है, उसकी ये विशेषता बताई। ये जो पेड़ है, ये पेड़ कहता है कि अरे देखिए कि बड़दादा से उसने पूछा कि आपने कभी भयानक वन की बात यानी कि ऐसे किसी को देखा है? तो उससे वो कहता है कि नहीं रे नहीं, मैं इतने साल से इस जंगल में रहता हूँ, लेकिन ऐसे भयानक वन क्या है ये तो मैं नहीं जानता, या घने वन की बात चल रही थी ये तो मैं नहीं जानता। बहुत सारे प्राणियों को मैं देख चुका हूँ, लेकिन ये भयानक वन क्या है या घना जंगल क्या है ये जो है मैं नहीं जानता। मैंने शेर देखा है, चीता देखा है, भालू देखा है, हाथी देखा है, भेड़िया, पर वन नामक जानवर को मैंने अब तक नहीं देखा है।
एक ने कहा मालूम होता है वह शेर चीतों से भी डरावना होता है। तो बड़दादा ने कहा डरावना जाने तुम किसे कहते हो, हमारी तो सबसे प्रीति है। मतलब ये आपस में बातें करने लगे कि शेर, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया ये तो जंगल में रहने वाले प्राणी है और इन प्राणियों को तो बड़दादा अच्छी तरह से जानता है। मालूम होता है कि ये मतलब इन प्राणियों से भी खूंखार जानवर है। भयानक वन जो है ये भयानक है। बड़दादा ने कहा कि यार डरावना तुम किसे कहते हो जिसे हमें कभी डर नहीं लगता। वैसे तो मेरी तो सबसे जमती है, मेरा तो सबसे प्रीति वाला रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। सभी मेरे यहाँ छाँव में आकर बैठते हैं, मेरी तो किसी से दुश्मनी है नहीं। बबूल ने कहा दादा प्रीति की बात नहीं है, मैं तो अपने पास कांटे रखता हूँ। पर वे आदमी वन को भयावना बताते थे, जरूर वह चीतों से बढ़कर होगा। दादा सो तो होता ही होगा। आदमी एक टूटी सी टहनी से आगे की लपट छोड़कर शेर चीतों को मार देता है। उन्हें ऐसे मरते अपने सामने हमने देखा है, पर वन की लाश हमने नहीं देखी। वह जरूर कोई बड़ा खौफनाक होगा। तब तक कहा कि जैसे बरगद का पेड़ कहता है, मतलब बर्ड कहता है अरे डरने की बात क्या है, मैं तो सभी से प्यार करता हूँ, सभी तो मेरी छाँव में आकर बैठने लगते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं, मेरी किसी से दुश्मनी है नहीं। पर ये बबूल तो कहता है अरे देखो प्यार की बात कहाँ है, मैं तो अपने पास कांटे रखता हूँ। पर ये जो आदमी है, ये आदमी वन को भयावना बताते थे, नहीं कि भयानक वन की बात कर रहे थे। वैसे तो ये जो आदमी है ना बहुत से प्राणियों की शिकार करता है और प्राणियों की शिकार करने के बाद उसकी लाशें भी दिखाई दी, लेकिन मैंने अब तक ऐसे भयानक वन की लाश कभी भी कहीं पर दिखाई नहीं दी है। वह जरूर कोई भयानक ऐसा जीव होगा। इस तरह उनमें बातें होने लगी। वन को उसमें से कोई नहीं जानता था। आसपास के पेड़, साल, सेमर, सीरस, उन सब में बातचीत होने लगी। सभी ने इसमें गपशप में बातचीत में हिस्सा लेने लगे। वन को कोई मानना नहीं चाहता था, किसी को उसको कुछ पता नहीं था, पर उसका डर सबको था। इतने में पास ही जो बांस खड़ा था, यानी कि बांस जिसे मराठी में बाम्बू कहा जाता है, बेत कहा जाता है, जो कि बांस खड़ा था, जो जरा हवा पर वो खड़खड़ करने लगता है। उसने अपनी जगह से ही सीधी सी आवाज़ दी और कहा कि अरे मुझे बताओ क्या बात है, मैं तो पोला हूँ, बहुत ही जानता हूँ, मैं तो पोला यानी कि अंदर से खोखला खाली हूँ, थोड़ी सी हवा आती है तो मुझ में से आवाज़ निकलने लगती है। बड़दादा ने गंभीर वाणी से कहा कि तुम तीखा बोलते हो, बात यह है कि बताओ तुमने वन देखा है, हम लोग सब उसको जानना चाहते हैं। बांस ने थोड़ी सी रीति आवाज़ में कहा, मालूम होता है हवा मेरे भीतर के रिक्त में वन 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 करती रहती हुई घूमती रहती है, पर ठहराती नहीं है। बड़दादा ने कहा वंश बाबू तुम घने नहीं हो, सीधे ही सीधे हो, कुछ भरे होते तो झुकना जानते, मतलब तुम कभी सीधी बात ही नहीं करते हो। यहाँ जो बांस की बात है कि बांस अपनी जगह पे खड़ा होता है, बहुत लंबा, आसमान को छूने के लिए ऐसी ऊंची उसकी लंबाई होती है, अंदर से पोला और खोखला होता है, जबकि हवा भी भीतर नहीं रुकती है। जबकि वह भी जंगल की बात है, नहीं कि वह भयानक वन को वह भी नहीं जानता है। कुछ भरे होते तो तुम झुकना जानते, थोड़ा सा अंदर जो तुम्हारे पास खोखलापन है न जाने किस बात का है, क्योंकि जाते जाते यह आप लोगों को प्रतीकात्मक रूप में कि पिंडे पिंडे मतिर्भिन्ना, यानी कि हर एक व्यक्ति एक ही जैसा नहीं होता है, हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है। जैसे गोरा, काला, ऊंचा, बौना, मोटा, पतला, और स्वभाव भी अलग अलग होता है, इसलिए पिंडे पिंडे मतिर्भिन्ना कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। जैसे बरगद का पेड़ घनी छांव है, जो कि शीशम का पेड़ उसकी बात अलग है।
और फिर बबूल के पेड़ में, एक पेड़ के पास कांटे ही कांटे होते हैं, उसकी बात अलग है। बर्ड ने कहा कि अरे वंश बाबू, तुम घने नहीं हो, सीधे ही सीधे हो, कुछ भरे होते तो तुम झुकना जानते। बड़दादा ने उधर से आंख हटाकर फिर और लोगों से कहा कि हम सबको घास से इस विषय में पूछना चाहिए। उनकी पहुंच सब कहीं पर है, वो कितनी व्याप्त है और ऐसी बिछी रहती है कि किसी को उससे शिकायत नहीं होती है। अब देखो, बड़दादा ने कहा कि देखो, हम सब आपस में जो बातचीत कर रहे हैं, बाकी के सभी भी उसमें बातचीत में शामिल हो गए, लेकिन देखते हैं कि हम क्या करेंगे। सीधा जाकर हम घास से ही पूछेंगे, क्योंकि घास हर जगह पे फैली हुई थी, जबकि हर जगह पे यानी कि उबड़ खाबड़ ज़मीन पर, पहाड़ पर, रेतीले ज़मीन पर, सभी जगह पे उसका वास होता है। शायद वही घास इस भयानक वन को अच्छी तरह से जानता होगा, इसलिए हम इस भयानक घास की तरफ हम देखेंगे, पूछताछ करेंगे। अब देखिए, अब तक हमने आप लोगों को बताया कि पहले तो ये बात है कि तत्सत यानी कि वही सत्य है, जो दिखाई देता है वही सत्य बात है, और इस सत्य को हम लोगों को मानना है। और जबकि एक दो शिकारियों के बाद अलग अलग पेड़ से जो बातचीत हो गई थी, 1 मिनट सॉरी, थम